आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस के काले सच की। यह जानकारी हर पति को होना चाहिए। अगर आप इस जानकारी को नहीं रखते हो और अगर आप कोई गलती करते हो तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हो, क्योंकि मेंटेनेंस का काला सच आपको जानना बहुत जरूरी है। कहीं में बहुत छोटा शब्द लगता है कि मेंटेनेंस है, लेकिन जो कोई इस मेंटेनेंस के ट्रैप में फंस जाता है वो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी तो इस मेंटेनेंस की वजह से पैसा भी जाता है, संपत्ति भी जाती है और जेल की हवा भी खाना पड़ती है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में एक के बाद एक सारी पोल खोलेंगे इस मेंटेनेंस के काले सच की। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए महीने की है और आपके मेंटेनेंस का आदेश हो गया 40,000 रुपए महीने का। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी गलतियां जब आपकी तरफ से होती हैं या फिर आपको कभी कभी उलझा दिया जाता है और जब आपको किसी शातिर चाल के तहत कोई आपको उलझा दे तो फिर उसे सबक सिखाना भी आपको जरूरी है, क्योंकि आपकी इनकम 20,000 है और आपके ऊपर मेंटेनेंस का आदेश 40,000 हो गया। इसका मतलब यह है कि कहीं आपसे गलती हुई है या सामने वाले व्यक्ति ने आपको एक चाल के तहत फंसा दिया है। तो चलिए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको मेंटेनेंस के केस का समन मिलता है या वकील साहब के द्वारा भेजा गया नोटिस मिलता है तो उसका जवाब आपको देना है। वकील साहब का नोटिस आया है तो आपको तत्काल जवाब देना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि केस फाइल करने के पहले वकील साहब एक नोटिस भेज देते हैं कि आपकी इनकम इतनी है और आप इतने रुपए महीने अपनी बीवी और बच्चों के लिए भरण पोषण दें। तो आपको उसे ठंडे बस्ते में नहीं डालना, आपको तत्काल उसका रिप्लाई देना है कि साहब मेरी इनकम इतनी है, खर्चे इतने हैं, बस्ते इतने हैं और वह मेंटेनेंस अगर बनता है तो किस कारण से दूं। भाई कोई ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं बनता है तो आप उस नोटिस में लिख दो कि मेरी इनकम तो है लेकिन इस कारण से मेंटेनेंस देना नहीं बनता है, इसलिए उससे मेंटेनेंस मांगने का हक नहीं है। खैर ये आमतौर पर बहुत कम होता है कि वकील साहब आपको नोटिस भेजें, वो सीधा कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं और कोर्ट से आपको समन आता है और जैसे ही आपको समन मिलता है इससे भागना नहीं है। कई बार आप एक गलतियां करते हो, समन से भागते हो या फिर आपके परिवार वाले उसको रिसीव कर लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि परिवार वाले ने रिसीव किया तो हमें डरने की क्या बात है, और आप यहीं पर फंस जाते हो। आपका परिवार का व्यक्ति उस समन को रिसीव करे या आप रिसीव करो, आपको हर हाल में पहली तारीख पर कोर्ट में पहुंचना। अगर आप किसी भी वजह से कोर्ट में पहली तारीख पर नहीं पहुंच सकते हो तो अपने एडवोकेट को जरूर भेजना। आपके एडवोकेट महोदय वहां उपस्थित हो जाएंगे, वकालतनामा दे देंगे और अगला टाइम ले लेंगे, आपका केस नहीं बिगड़ेगा। इसके बाद आप न्यायालय को बिल्कुल भी नाराज मत करिए कि न्यायालय बार बार आपसे मांगे एफिडेविट दो, बैंक स्टेटमेंट दो, आप अपने खर्चों की लिस्ट दो, अपना जवाब दो। आपके द्वारा अगर कोई आपका कोई प्रूफ है कि जिसकी वजह से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना है, जैसे इनकम का, अडल्ट्री का, क्रोल्टी का, ये दीजिए। तो न्यायालय आपसे मांगे बार बार, न्यायालय को परेशान नहीं करना। न्यायालय के मांगने के पहले आपको पहले ही सब कुछ जमा कर देना है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तारीख, बहुत हुई तो 6वीं तारीख, इससे ऊपर नहीं बढ़ना। ये सारी चीजें आपको न्यायालय के समक्ष दे देना, क्योंकि आज नहीं तो कल देना। तो अपना केस क्यों बिगाड़ना और न्यायालय को क्यों नाराज करना। भाई आपको ये चीजें देना ही यानी कंडीशन है, नहीं दोगे तो आपका केस बिगड़ेगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि आप ये चीजें नहीं देते हो। आपकी वाइफ कहती है कि भैया सर मेरा पति तो 1 लाख रुपए महीने कमाता है। अब पति कहते हैं नहीं मैं तो 20,000 कमाता हूं। कहने दो उसको, उससे कहने से क्या होता। अरे भाई साहब न्यायालय को नहीं पता क्या आप 20,000 कमाते हो। आप न्यायालय में कहते हो साहब मैं तो 20,000 कमाता हूं, न्यायालय कहती सबूत लाओ। आप सबूत देते नहीं हो, मतलब आप ना बैंक स्टेटमेंट दे रहे हो, ना रिप्लाई दे रहे हो, ना एफिडेविट दे रहे हो। सबूत देना पड़ेगा ना आप कितना कमाते हो। तो सबूत कैसे आएगा, बैंक स्टेटमेंट से कि भाई मेरी इतनी इनकम है, इतने खर्चे हैं, उससे आएगा ना। पर आप देते नहीं हो। तो भाई पत्नी कह रही 1 लाख कमाते हैं और आप सबूत ही नहीं दे रहे अपनी इनकम का कि हम 20,000 कमाते हैं। तो न्यायालय मान लेती है कि भाई वाइफ कह रही 1 लाख तो भाई 50,000 तो कमाते ही होगा, लगा दो 25,000 रुपए। अब आप कहते हुजूर कमाते 20 लगा दिया 25,000, ये तो क्या हो गया, महिलाओं के फेवर में आपने बात कर दी। महिलाओं के फेवर में न्यायालय ने बात नहीं की, आपकी गलती की वजह से आपके केस में गलत आदेश हो गया। कुछ केसेस ऐसे भी देखे हुए हैं कि पत्नी के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है, चाल चली जाती है कि वहां से मेंटेनेंस का नोटिस तो इशू होता है लेकिन उस जगह भेजा जाता है जहां पर आप नहीं रहते हो। जैसे आपका गांव का घर है या कोई ऐसे उसी एड्रेस पर भेजा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग की जाती है कि वो नोटिस आपको रिसीव ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति वहां जाके पोस्टमैन से रिसीव कर ले कि भाई मेरे ही है। अब वो पोस्टमैन आपकी तस्वीर थोड़ी देखता है कि लाओ भैया नोटिस के ऊपर आपकी फोटो बनी है ना। आप पहुंचे पोस्ट ऑफिस, अब शहर इतना बड़ा होता है, इतने बड़े शहर में पोस्टमैन किस किस को याद रखेगा। आप बिल्कुल पहले से ट्रेस कर रहे थे, आप सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंच गए और वहां का साहब एक मेरा कोर्ट से वो आया है, मैं फला फला आदमी हूँ। अच्छा तुम ही हो क्या, तुम ही हो, लाओ साइन करो।
और मोबाइल नंबर डालो, ले जाओ, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक होती है, उसमें इतना नहीं होता, ना आपका अंगूठा लगता है और ना आपकी फोटो छपती है। तो उन्होंने धोखाधड़ी की आपके साथ में, आपका समन रिसीव करवा दिया और समन रिसीव हो गया, आपको पता ही नहीं। पर अब क्या होता है कि कोर्ट में बोला जाता है साहब मेरा पति 1 लाख रुपए महीने कमाता है और वो आ नहीं रहा, समन तो रिसीव हो गया, उसको आ ही नहीं रहा, तो एक्स पार्टी कर दिया जाए। तो न्यायालय कहती ठीक है भाई, पत्नी कह रही कि 1 लाख कमाते तो 50-60 हज़ार कमाती होगा, तो पत्नी मांग रही 50 हज़ार दो मुझे, तो कोर्ट कहती लाओ 25 हज़ार रुपये महीने का आदेश। फिर आपकी रिकवरी बन जाती 3 साल की, 2 साल की, और फिर पत्नी एक रिकवरी भेजती है आपको, तब आपको होश, अरे अपील का टाइम गया, रिकॉल का टाइम गया और सीधी रिकवरी आपके ऊपर आ गई। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाती है और नहीं आ रही है, कोई विशेष कारण नहीं है, वो नहीं आ रही है या विवाद करके गई है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होता है इन्हीं केसेस के ऊपर कि कहीं ऐसा मेरे साथ धोखा ना हो जाए। तो इसके लिए आपको सतर्कता बरतनी होती है, आपको उनके रिश्तेदारों के, दोस्तों के संपर्क में रहना होता है, वहाँ क्या चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन आती रहे। दूसरा, ई कोर्ट ऐप में आपको लगातार नाम से सर्च करते रहना पड़ता है, जहाँ वाइफ रह रही है या जहाँ आप रह रहे हैं, वो वहीं से केस करेगी, जहाँ वो रह रही है, जहाँ आप रह रहे हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपको परेशान करने के उद्देश्य से किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ जाके वहाँ से भी केस किया जाता है और आप इस भ्रम में रहते हैं कि हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ से करेगी या वो अपने मायके से करेगी, लेकिन वो कहीं और जगह जाके उसका कोई दोस्त, दूर का रिश्तेदार कोई रहता ये, या आपको परेशान करने के उद्देश्य से वहाँ जाके या कहीं जॉब करने लगती, वहाँ जाके आपके ऊपर केस करती है। तो आप हमेशा ई कोर्ट में ध्यान देते रहिए, सर्च करते रहिए, इधर-उधर से जानकारियाँ जुटाते रहिए और प्रयास करिए कि आप तक सारी जानकारियाँ आती रहें। और जैसे ही आपको पता लगे कि आपके खिलाफ कोई भी केस है, तो आप अपनी तरफ से रिप्लाई दीजिए। आपने भी कोई केस फाइल किया है, देखिए पति के केस फाइल करने का भी बड़ा फ़ायदा होता है। पति के साथ जो अपराध हुआ है, उसका केस उसने फाइल कर दिया। पति के साथ जो अपराध हुआ उसके परिवार वालों के साथ उसने उसका केस भी फाइल कर दिया और उसने या तो डिवोर्स का या पत्नी को वापस बुलाने का, इसमें से कोई एक केस फाइल कर दिया। और ये 30 दिनों के बाद आपको एनी कंडीशन ये प्रोसेस अपनानी होता है, क्योंकि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है या फिर वो बोल के गई अब नहीं आऊंगी मैं, अब देखती हूँ तुम, कहने झगड़ा करके गई, तो आपको लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। तो इसका ये फायदा होगा कि आपके केस में जब वो रिप्लाई देगी तो उसमें बताएगी मैंने इनके ऊपर कौन कौन से केस किए हैं, इन्होंने मेरे ऊपर कौन कौन से केस किए हैं, ये वो बताएगी। और जब उसका केस है तो उसके केस में आप रिप्लाई दोगे तो उसमें भी लिखोगे कि हुजूर मेरे केस में फला फला केस मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर किया है। अब वो अगर चोरी छुपे उस समन को कहीं रिसीव करवा ले या किसी अन्यत्र जगह की कोई केस को फाइल करके रखा और आपको उसका समन आने वाला है, तो वो खुद बताएगी कि हमने इनके ऊपर इतने इतने केस फला फला जगह करके रखे हुए हैं, इसलिए भी आपके पास उन केसेस की जानकारी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से कुछ केसेस को ध्यान में रखते हैं तो आप बचेंगे, वरना मैंने इसके पीछे का बैकग्राउंड का काला सच क्या है ये मैंने बता दिया कि पीठ पीछे किस तरीके से आपके केस में क्या आदेश हो सकता है, कभी आपकी गलती की वजह से और कभी कभी सामने वाले की षड्यंत्र की वजह से आप फंस सकते हैं। इसलिए बी अलर्ट, बी केयर इन मेंटेनेंस केस, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और हमेशा याद रखिए आपकी वो वाइफ है, कोई नौकरानी नहीं है कि 1 साल तक मायके में बैठी और आपको कोई चिंता नहीं है। अगर आपकी पत्नी 30 दिन या इससे अधिक समय से अलग रह रही है तो तत्काल आपको लीगल हेल्प की आवश्यकता है और आप बुलाना चाहें तो बुलाइए, आप नहीं बुलाना चाहें तो छोड़ने का करिए। पर आपके साथ क्या हुआ है आप उसका केस करिए, पत्नी के साथ जो हुआ है वो करेगी या फिर सेटलमेंट की बात करिए। लेकिन 30 दिन से अधिक समय से अगर आपकी वाइफ अलग रह रही, वो भी बिना किसी कारण के या झगड़े से, तो आप शांत मत बैठिए, क्योंकि आपका पति धर्म ये कहता है कि आपकी पत्नी अगर आपको छोड़ के गई है तो आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता है और आप निश्चिंत होकर बैठ गए। तो इसका मतलब तो यही है कि वो पीड़ित है, आप नहीं। और अगर आप पीड़ित हैं तो आप अपनी विथा कानून को सुनाइए, न्यायालय को अपनी विथा सुनाइए ना कि हम पीड़ित हैं, तो न्यायालय वो भी करेगी। वो पीड़ित है तो वो अपनी विथा सुनाएगी। लेकिन 30 दिन से अधिक समय से अगर आपकी वाइफ बिना किसी कारण से अलग रह रही है या विवाद करने के बाद अलग रह रही है, तो फैसला आपको लेना जरूरी है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं या उसे छोड़ना चाहते हैं या उसे दंडित कराना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ देना कि आपने अपने पति धर्म का पालन करना ही बंद कर दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। इससे आप फंस सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है आप पति हैं तो आपको अपने पति धर्म का पालन करना पड़ेगा और इसमें शामिल है कि आपकी वाइफ अगर किसी संकट में है तो आपकी ड्यूटी है, आपके साथ नहीं रह रही तो उसके भरण पोषण की आपकी ड्यूटी है, तो फिर आपको करना पड़ेगा ना। आप कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए मैंने कहा कि अगर बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो फिर आपको लीगल हेल्प की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।